जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था तो कई लोगों की हुजूम उमड़ी थी। लोग पिज़्ज़ा बर्गर लेकर के आते थे खिलाने के लिए और हर छात्र की वहाँ आवाज़ उठाई जाती थी। सारे लोग जो थे वो हुजूम बन कर के वहाँ पे उमड़े हुए थे। झारखंड की बात होती है तो झारखंड में भी लोगों की हुजूम उमड़ी। दिल्ली में लोग बिहारियों की जब ज़रूरत पड़ी तो आवाज़ दिया गया कि कहाँ बड़ा हो। उसके बाद में पूरा जो बिहार का जो स्टूडेंट था वो एड़ी चोटी का जोर लगा के बातों को मनवाया, इस्तीफ़ा लिया। लेकिन अभी हमारे साथ में यहाँ पे गर्दनी बाग में कुछ छात्र हैं जो पीएचडी होल्डर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को सुनने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनका मुद्दा क्या है, किस चीज़ को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने दिन से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी तक इनकी बात सुनने के लिए कोई आया है या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमुद पटेल हुआ। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, क्या समस्या हो गई? देखिए, आज हमारा अनशन का 9वां दिन है और आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार ने जो नया नियमावली लाया था असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली का, उसका हम पूरे बिहार के शोधार्थी विरोध करते हैं और लोग चाहते हैं 2018 टेबल 3A के तहत पीएचडी को अनिवार्य करते हुए डोमिसाइल को लागू करते हुए बहाली ली जाए। हम लोग लंबे समय से बात कर रहे हैं डोमिसाइल के लिए। डोमिसाइल बिहार के सभी एग्ज़ामों में लागू होना चाहिए। राज्य सरकार सीख भी नहीं रही है बिहार के आसपास के राज्यों में जिस प्रकार से डोमिसाइल मतलब लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के सरकार पे कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। थोड़ा वीकनेस है, मैं तेज़ी से नहीं बोलूँगा। और मैं आपको बताते चलूँ, आपने देखा होगा पीएचडी के मार्क्स को जेआरएफ के बराबर कर दिया गया। तो चल क्या रहा है बिहार के अंदर? ये लोग चाहते क्या हैं? इन लोगों की तो मंशा स्पष्ट है। ये लोग चाहते हैं कि शुद्ध परंपरा को ही समाप्त कर दिया जाए। आप देख रहे हैं कि नई वैकेंसी निकाल रहे हैं। अतिथि प्रोफेसर लंबे समय से 10 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, उन्हें आप नियमित क्यों नहीं करते हैं? 65 साल उम्र उनका समंजसन क्यों नहीं करते हैं? आप लोग चाहते क्या हैं आखिर? बिहार के शिक्षा व्यवस्था को आप लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से हम नष्ट कर दें। देखिए, ये सरकार की दोहरी नीति अब सभी शोधार्थी समझ चुके हैं। इन लोगों का बस यही छलावा है कि बिहार के अंदर कैसे हम शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दें। शिक्षा की जो एक पहचान थी और जैसे बिहार विद्वानों की भूमि रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है, आर्यभट्ट की भूमि रही है और हमारे ज़िला के रहने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं, उनकी धरती रही है। और यहाँ एक जिन्होंने आइंस्टीन को चुनौती दिया था और गौतम बुद्ध जी तो पूरे विश्व को ही संदेश दिए। वहाँ के मेधा पे आपको भरोसा नहीं है। ये काफ़ी चीज़ दर्शाता है कि जो नियम परिनियम बनाने वाले लोग हैं वो बिहार के नहीं हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहारी छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन उन लोगों की जो ये सोच है वो सोच समझ से परे है कि आखिर भाई बिहारी छात्रियों से आपको इतना नफ़रत क्यों है? जो लोग आपको वोट देते हैं और जिनके टैक्स से पूरा सिस्टम चल रहा है और आप बाहरी लोग को बुला के पे करते हैं, पेमेंट देते हैं, ये कहाँ तक उचित है और जायज़ है? ये तो काफ़ी सोचनीय विषय है। लेकिन यहाँ की सरकार सुनने वाली नहीं है। उम्र सीमा तक का आपने बात देखा होगा। उम्र सीमा 40 साल किया था इन लोगों ने, फिर 43 साल किया। यूजीसी का नियम कहता है कि उम्र सीमा कम से कम 55 वर्ष होना चाहिए। आप 12-12 साल पे बहाली ला रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि उम्र सीमा 43 साल होगी। मान लीजिए आज मेरी उम्र 33 वर्ष है, अगर मैं 12 साल उसमें ऐड करूं तो मैं खुद नहीं रह पाऊंगा। तो ये सब जो खेल है उस खेल को समझना है। और बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी को मैं बताना चाहता हूं, आपके साथ भी बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इस खेल को आप समझिए, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक होगा। क्योंकि कौन से लोग हैं? आप ही के पार्टी के लोग।
जो चाहते हैं कि आपको कैसे हम बर्बाद करें। आप यहाँ पे 9 दिन से बैठे हुए हैं, कोई सुध लेने आया कि नहीं? देखिए, ये सरकार पूर्ण रूपेण गूंगी और बहरी हो चुकी है। इस सरकार के कान पे जू रेंगने वाला नहीं है। ये सरकार चाहती है कि छात्रों की कैसे, एक तरह से कहा जाए तो शिक्षण संस्थानों को देखते हुए और शिक्षा को देखते हुए ये सरकार पूर्ण रूपेण चाहती है कि इन लोगों की हत्या हो जाए। छात्र के हित में जो नहीं सोचेगा, आखिर वो सरकार छात्र विरोधी है। इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सभी जगह विरोध हो रहे हैं, फिर भी उनके कान पे जू नहीं रेंगना। ये तो काफ़ी चीज़ उभर के सामने आ रहा है कि सरकार की जो ये नीति है, छात्र विरोधी नीति है, इस नीति को सभी छात्र और शोधार्थी समझ रहे हैं और सभी लोगों ने कमर कस लिया है और आने वाले समय में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। आप 9 दिन से अनशन पे है बता रहे हैं। झारखंड में 3 दिन पे अनशन हुआ तो बवाल हो गया। रांची में दिल्ली में सोनम वांगचुक 15 दिन अनशन पे हुए तो लगभग पूरा भारत जल उठा। लेकिन आप 9 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं। किसी भी छात्र संगठन की भागीदारी आपके आंदोलन में? हाँ, हमारे साथ लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें लगभग सभी दल के स्टूडेंट विंग, युवा विंग इसमें आ रहे हैं और सभी लोगों ने हम लोग को भरोसा दिया, हिम्मत दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं। आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जेन्युइन लड़ाई है, हम लोग आपका पूर्ण समर्थन करेंगे और उन लोगों ने आने का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे चूँकि आप 9 दिन से अनशन पे हैं। आपका नाम भैया? मेरा नाम चंदन कुमार तिवारी हुआ। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का रिसर्च स्कॉलर हूँ, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि इस धरने को अगुवाई भी कर रही है कुमुद पटेल जी के नेतृत्व में। आप यहाँ पे आप लोग 9-10 दिन से बैठे हुए हैं करीब, क्या कुछ पहल हुआ इसमें? आपका आंदोलन कहाँ तक आगे बढ़ा? आंदोलन को समझ लीजिए कि डायरेक्टली तरीके से सरकार में इसकी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, क्योंकि कल हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि उच्च शिक्षा मंत्री जी का, दीपक सिंह जी का, इन दोनों लोगों का पुतला दहन कर, गिरीश चौधरी जी का भी पुतला दहन करना था। तो सरकार को ये जो मांगे हैं हमारी, सरकार तक पहुंच चुकी है, लेकिन कोई ये जताना नहीं चाहता है, कोई ये बताना नहीं चाहता है कि हमारी मांगे जो हैं उन तक पहुंची हुई हैं। तो कल दलबल के साथ पूरा बिहार सरकार यहाँ महकमा रोड पे दिख रही थी और हमारे जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो पुतला दहन में जाने वाले थे, उनको यहाँ बैरिकेटिंग करके रोकने का काम किया गया। बावजूद इसके हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया। तो हम लोग जो मांग कर रहे हैं और हम लोग जो कहे हैं उस पर खरे उतरे हैं। यहाँ पर तीनों लोगों का, गिरीश चौधरी जी का, उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर जी का और इन तीनों लोगों का हम लोगों ने पुतला दहन किया, दीपक सिंह जी का भी। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को सारी चीज़ों के बारे में अंदेशा है और बिहार सरकार डर रही है कि कहीं ये आंदोलन बहुत उग्र ना हो जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें जितने भी शिक्षक कर्मचारी, शिक्षकोत्तर कर्मचारी हैं, सभी लोग काला बिल्ला लगाकर अपने काम पे हैं और उन लोगों ने आह्वान भी कर दिया है कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी बैठने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये अभी झांकी है, इसके आगे देखना है कि क्या होने वाला है। सरकार अगर अपनी जिद पे अड़ी हुई है तो हम लोग भी हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, हम लोग भी जिद पे अड़े हुए हैं। आज 9वां दिन है और सरकार को ये ताजुब होना चाहिए कि 15 अगस्त आने वाला है। सरकार का क्या अड़ियल रवैया है, ना किसी तरीके का संवाद हो रहा है ना कुछ। आज 11 बजे से उच्च शिक्षा मंत्री जी का बीजेपी कार्यालय में संवाद है, जनता से मिल रहे हैं। तो क्या हम लोग जनता के श्रेणी में नहीं आते? हम लोगों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है, जबकि हमारी ही कंस्टिट्यूंसी में है, हम लोग आरा से ही हैं। आप लोग आते हैं ना, लाठी डंडा और टीयर गैस वाले श्रेणी में आप लोग आते हैं, इसके लिए भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो शायद तैयार होंगे। एक बहुत ही प्यारा सा कोडिंग चल रहा है सरकार की तरफ से कि जेन जी, तो सरकार बताए ऐसे अगर हम लोग ऑफिशियली जाएंगे तो 1996 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो जेन जी में आते हैं। तो सरकार ये बताए कि हम लोग तो जेन जी नहीं हैं, तो फिर हम लोगों के साथ जेन जी वाला व्यवहार करने पर सरकार क्यों मजबूर है, ये सरकार खुद बताए। और अनियमितता गिनवाने चला जाए तो हमारी मांगे आपके सामने हैं।
दो तीन चीज़ों को मैं रखना चाहूँगा। मान लीजिए कि जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है लागू किया गया विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया कि ग्रेजुएशन को सेमेस्टर वाइज बांट दिया गया, 3 साल से 4 साल कर दिया गया। तो हाँ, 4 साल में 1 साल में 2 सेमेस्टर, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर हो गया। तो सरकार ये नहीं बताई कि 7वां सेमेस्टर और 8वां सेमेस्टर जो है वो पेपर रिसर्च से रिलेटेड है। तो सरकार जब केवल नेट वाले बच्चों को चुन के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या परमानेंट बेस्ड शिक्षक बना रही है, तो ये बताइए कि जो CBCS में जो 7th सेमेस्टर और उठाओ उसको, जो 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में रिसर्च का पेपर है, तो ये नेट वाले बच्चे जो क्वालिफाई होकर टीचर बनेंगे, ये पढ़ाएंगे। अच्छा, कि जो PhD होल्डर्स बैठे हुए हैं यहाँ 9 दिन से, ये रिसर्च पेपर को बढ़िया से डील करेंगे, ये सरकार बताए, हम लोग जानना चाहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार जो है वो बहुत ही गरीब राज्य है, हर जगह यही कहा जाता है, चलन में है। तो मुझे ये बताया जाए कि बिहार में किसी भी चीज़ की बहाली निकल रही है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली हुई है, 3600 हुआ, फिर 2600 हुआ, तो 2600 बहालियाँ हुई। तो इसमें आप 2000 ऐसे कैंडिडेट्स को ला रहे हैं जो बाहरी राज्य के हैं। तो जो बाहरी राज्य के अगर बिहार में आके नौकरी करेंगे तो क्या बिहार का GDP बढ़ेगा या घटेगा? इनके पास तो एक से एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये खुद बताएं। आप बाहरी राज्य के लड़कों को यहाँ नौकरी दीजिएगा तो बिहार का GDP घटेगा ही ना। अगर आप बिहार के लोगों को नौकरी देते, बिहार के युवाओं को नौकरी देते, जो PhD होल्डर्स हैं उनको नौकरी देते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं इनको नौकरी देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो यहीं इन्वेस्ट करते, यहीं रहते, यहीं खाते, तो GDP यहाँ का बढ़ता। तो GDP की बात की जाए और बिहार निर्धन राज्य है, तो इसको बनाने में नेता की अहम भूमिका है और जो ड्राफ्ट बना रहे हैं उनकी भी अहम भूमिका है। ये बताइए कि API स्कोर से कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली हुई, गिरीश चौधरी जी जो हैं वो भी आरा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जी भी आरा से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये 10th और 12th का मार्क्स API स्कोर में क्यों ऐड किया गया? जब ये कह रहे हैं कि UGC रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, तो कहाँ ऐसा प्रावधान है कि 10वां और 12वां के मार्क्स को API स्कोर में ऐड किया जाएगा? ये मुझे बताया जाए। इन सभी को पता है कि यूपी के जो लोग हैं वो 10th और 12th में प्राप्तांक उनका जो है बिहार के छात्रों से कई गुना बढ़िया है। तो सिलेक्शन उनका पहले होगा या हमारा पहले होगा? एक चीज़ ये है। दूसरा पहलू है कि मान लीजिए कि आज के समय के बिहार के युवा जो 10वां और 12वां में अंक प्राप्त कर रहे हैं, और आज से खास करके यूपी की हम बात कर लेते हैं, यूपी में, और आज से 10 साल पहले के जो युवा हैं जो 10वां और 12वां में प्राप्तांक उन्हें मिले हैं, उसमें क्या समानता है? क्या कितना मार्क्स का अंतर है? पहले के समय में 50, 65 बहुत मार्क्स हुआ करता था, आज के समय में 90, 95 भी कम पड़ रहा है। और आप 10 साल पहले के युवाओं को आज के युवाओं के साथ उसी मार्क्स पे आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो क्या पुराने लोगों का सिलेक्शन होगा क्या? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। सरकार इस पे अपना मंतव्य दे। आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट भी लंबे समय से डोमिसाइल की बात कर रही है। कई बार उन्होंने कहा कि हमने पूर्ण डोमिसाइल लागू कर दिया है। हमारा पड़ोसी राज्य है यूपी, जहाँ डोमिसाइल लागू है। पड़ोसी राज्य है झारखंड, जहाँ फुल डोमिसाइल लागू है। अगर आप वहाँ से 10th और 12th के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप पेपर नहीं दे सकते वहाँ। तो फिर यहाँ क्यों नहीं संभव कर पा रही है सरकार? आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंस्टीट्यूट्स बनते हैं उसमें ये देख के चला जाता है कि उस राज्य का भला हो, उस राज्य में रहने वाले अगर छात्रों के लिए बन रहा है या युवाओं के लिए बना, तो युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट्स बन रहे, कोई भी कमेटी बन रही है, तो बिहार के प्रभुत्व लोग ना रह करके अदर राज्य के प्रभुत्व लोग रहेंगे, तो क्या वो हमारे राज्य के युवाओं के लिए बनाएंगे क्या? इंस्टीट्यूट्स जो बनी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप उस ड्राफ्ट को पढ़िए, उसमें चारों के चारों लोग जो है वो कुलपति हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर को इंस्टीट्यूट्स में रखने से बेटर होता कि आप एक उच्च शिक्षा के
अच्छे प्रोफेसर्स को रखते हैं, जो हायर प्रोफेसर हैं, जो एकेडमिक्स में भी उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि वो बच्चों से भी रूबरू होते हैं, उनको एकेडमिक्स का भी नॉलेज है, उनको सिलेबस का भी नॉलेज है। तो ये वाइस चांसलर को रखने से बेटर, जो हो सकता है कि मैनेजमेंट कोटा से आए हो सकता है किसी और कोटा से आए हो, उनका फील्ड कोई और हो, तो इंस्टीट्यूट्स वो बनाएंगे और एक प्रोफेसर बना रहा है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। जब भी कभी सब्जेक्ट का ज्ञाता अगर उस इंस्टीट्यूट को बनाएगा तो वो देखेगा, वो समझेगा, वो छात्रों के सारे नियम परिनियम को जानता है, उसके हित में बनाएगा। इसलिए ये जो चारों लोग हैं जिनके माध्यम से ये बना हुआ है ड्राफ्ट, ये सरासर दूसरे राज्यों के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और इसका परिणाम आप देख सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 3 दिन पहले, मैं वहाँ था। मुझे देखने को मिला कि जितनी गाड़ियाँ आई हुई थी, सारी गाड़ियाँ झारखंड की, यूपी की, वेस्ट बंगाल की। और कल मैंने न्यूज़ में देखा है कि गिरीश चौधरी जी कह रहे हैं कि 80% सीट्स जो है वो बिहार के लोगों को मिला है। तो इतना मूर्ख बनाने का काम आज के मल्टीमीडिया ज़माना में, मोदी जी कहते हैं कि सारी चीज़ें डाटा सारा पहले से सबके पास है, तो ये झूठ बोलने का क्या ज़रूरत है। सभी को पता है कि 10% 20% ही बिहार के लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और सबसे ज़्यादा युवा इसी में ठगे गए हैं। इसलिए ये ड्राफ्ट कभी भी हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं और यह आमरण अनशन इस मंच से मैं कह रहा हूँ जारी रहेगा। बिल्कुल, जब तक इन लोगों की जो मांगे हैं पूरी नहीं होती है तब तक यहाँ पे ये लोग डटे रहेंगे। इनका मांग जो है वो जेन्युइन है। अगर किसी स्टेट में आप फुल डोमिसाइल लागू करते हैं, किसी स्टेट में 20% देते हैं, 30% देते हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? डोमिसाइल जो है वो बिहार के छात्रों का दर्द है। ये सिर्फ डोमिसाइल नहीं है, ये वो कील है जो छात्रों के सीने में गड़ा हुआ है। छात्र नहीं चाहते कि हमें ये हो, लेकिन उनके सीने पे ज़बरदस्ती गाड़ा गया है। इस पर सरकार को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए, राजनीति से दूर हट करके सोचना चाहिए कि ये किसी छात्र के हक की बात है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।